नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज का हमारा पाठ है लखनवी अंदाज़ और इसकी व्याख्या मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। लखनवी अंदाज़ पाठ के जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। यशपाल जी ने इस पाठ को लिखा है, जिनका जन्म 1903 में पंजाब के फ़िरोज़पुर छावनी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया और वहाँ उनका परिचय भगत सिंह, सुखदेव जी से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और सन 1976 में उनकी मृत्यु हो गई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, मतलब आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें उसमें हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। उन्होंने वास्तविकता को अपनी रचनाओं का महत्वपूर्ण विषय बनाया है। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से इन चीज़ों को उठाया है। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता, ये उनके कहानी संग्रह हैं जो बहुत ही उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। भारत विभाजन हुआ था तो उसका एक मार्मिक दस्तावेज है उनका उपन्यास झूठा सच। अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं और भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं हैं। उन्होंने भाषा को बहुत ही स्वाभाविक तरीके से लिखा है जिसमें सजीवता आ गई है। तो अब हम पाठ के बारे में जानते हैं। पाठ जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, लखनवी अंदाज़। अब लखनवी अंदाज़ पाठ जो है वो एक तरह से व्यंग्य है और यह जो व्यंग्य लिखा है यशपाल जी ने, इसमें बताया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। पतनशील सामंती वर्ग एक समय था जब भारत आज़ाद होने के बाद उनकी जो नवाब थे, राजा महाराजा थे, उनकी रियासतों को छीन लिया गया था और सभी एक समान हो गए थे। तो जिस तरह से वो एक शान व शौकत से जीते थे तो वो अब समाप्त हो चुका था, लेकिन अभी वो उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। वो उसी दिखावेपूर्ण जीवन के साथ जीना चाहते थे जो वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। सामंती वर्ग जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं पा रहा है और बनावटी दिखावे पर ज़्यादा ध्यान देता है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी संस्कृति मतलब जो अलग दिखते हैं, अलग अपने आप को समझते हैं आम लोगों से, तो उसे यहाँ पर परजीवी संस्कृति कहकर संबोधित किया है यशपाल जी ने। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। लखनवी अंदाज़। लखनवी अंदाज़। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। अब पैसेंजर ट्रेन थी और वहाँ उतावली में फुंकार रही थी, मतलब चल पड़ने वाली थी। वो आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास भी होते थे, लेकिन बाद में जो थर्ड क्लास का डिब्बा है उसको बंद कर दिया गया था। दूर तो जाना नहीं था तो आसपास की कोई ट्रेन थी। लखनऊ स्टेशन से वहाँ से कुछ दूर ही जाना होगा। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। सेकंड क्लास में कम ही लोग सफ़र करते थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास जो है वो खाली होगा डिब्बा और वहाँ पर आके एकांत में बैठकर कुछ सोच सकेंगे और साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी ले सकेंगे। तो यही सोचकर उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट ले ली। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। आप दौड़कर जो है वो उस डिब्बे में चढ़ गए खाली समझकर। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान जो उन्होंने लगाया था कि डिब्बा खाली होगा, उसके प्रतिकूल, उसके विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब जहाँ कोई आदमी नहीं होता। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। लखनऊ
नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है बेटा। वहाँ की तहज़ीब एक अलग ही बात थी। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आँखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने जो नवाब साहब थे, जैसे ही ये लेखक उस डिब्बे में पहुँचे तो वो भी एकांत में बैठे हुए थे। शायद भी यही सोचकर वो भी एकांत की वजह से ही उन्होंने भी सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। लेकिन लेखक को देखकर उनके भी चिंतन में विघ्न, मतलब वो उनको देखकर खुश नहीं हुए, असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ बहुत सस्ती वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो कि नवाब हैं, पैसे वाले हैं और वो खीरे जैसी साधारण वस्तु को खाएंगे, तो इसलिए उनको खाने का शौक़ था। तो हो सकता है एकांत में बैठकर खाने के लिए वो वहाँ पर हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने जैसे ही उनको देखा लेखक को, तो उनसे संगति मतलब उनके संगत के लिए या उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली, आत्मसम्मान से, कि भाई वही नवाब साहब बात करने को इच्छुक नहीं हैं, तो उन्होंने भी बात करना सही नहीं समझा। ठाली बैठे ही कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अब उनकी पुरानी आदत थी कि कल्पना करते रहते थे खाली बैठकर। लेखक हैं, कवि नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि नवाब साहब को क्यों असुविधा हो रही है, संकोच को क्यों हो रहा है, इस बात का वो अनुमान लगाने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में, किफ़ायत के विचार से कि अकेले भी यात्रा करनी थी, किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, फर्स्ट क्लास का ना खरीदा हो, उसमें ज़्यादा पैसे लगते थे, तो इसलिए पैसे बचाने के लिए भी, किफ़ायत मतलब पैसे बचाने के लिए भी सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे, क्योंकि अपने आप को वो नवाब दिखा रहे थे और नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करते हुए वो ऐसा सोच नहीं सकते थे कि कोई आम इंसान उनको इस तरह से देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीद लिए होंगे उन्होंने, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए? सफ़ेद पोश मतलब एक तरह से साधारण मनुष्य, तो जो नौकरी पेशा आदमी होता है उसे सफ़ेद पोश कहा जाता है। तो उनके सामने अब खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो थोड़ा सा छिपकर कनखियों से, मतलब तिरछी निगाहों से छुपकर वो नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कुछ देर तो उन्होंने ट्रेन से, गाड़ी से बाहर देखते रहे वो। अब क्या करें? स्थिति पर गौर करते रहे, मतलब अब सोचते रहे कि अब क्या करें, अब ये आ गए हैं सज्जन। ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, एकदम से कुछ सोचकर उन्होंने एकदम उनको संबोधित किया। आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे? अब उनसे उन्होंने पूछ लिया कि खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब एकदम से, एक बार तो वो पहले तो बात करने को भी इच्छुक नहीं लग रहे थे, फिर एकदम से उनसे बात करने के लिए उन्होंने संबोधन कर लिया खीरे का, कि खीरे खाने के लिए भी पूछ लिया उनसे। भांप लिया आप शराफत का गुमान रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते, कि वो उन्हें भी, कि वो आम आदमी है, तो आम आदमी समझकर उनको एक मामूली खीरे खाते हुए, इस तरह से वो, कि उनके लिए खीरा खाना कोई अलग बात नहीं है। तो जवाब दिया शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाइए, कि उन्होंने फिर मना किया और कहा कि आप ही खाइए। अब नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया। उन्होंने मना किया लेखक ने, फिर उसके बाद उन्होंने, नवाब साहब ने फिर खिड़की से बाहर देखकर गौर किया कि, और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब उन्होंने निश्चय कर लिया खीरा खाने के लिए, और जो तौलिया उनके पास रखा था वो तौलिया उन्होंने सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अब खीरों को उन्होंने पहले धोया और उस तौलिए से उसको पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते चले गए। ऊपर से खीरों को काटा और उन्हें गोद कर उनका झाग निकाला और उनके बाहर फेंक दिया।
और खीरे की फांकों को छीलकर उन्हें करीने से मतलब बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से अब उन्हें तौलिए पर सजाते रहे। लखनऊ, हम लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते थे। अब लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले हैं वो किस तरह से खीरा इस्तेमाल करना चाहिए उसका वो तरीका जानते थे। तो ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते थे, साथ में नमक और जीरा मिला हुआ पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च भी पुड़िया के साथ दे देते थे। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी मतलब लालिमा। तो लाल खीरे की लाल मिर्च से खीरा जो है वो लाल लाल दिखाई देने लगा। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था। मतलब खीरे को देखकर जैसे उस पर नमक डाला जाता है तो उसमें से पानी निकलने लगता है खीरे से। तो अब उसका उसका स्वाद जो उसकी खुशबू जो है उसके कारण उस लेखक की जो नवाब साहब की जो भाव भंगिमा है उसके हाव भाव और जबड़ों के स्फुरण से उनके मुख से ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उस प्रक्रिया में उनका मुंह खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। कि उस प्रक्रिया में जब उन्होंने नमक मिर्च जो खीरे पर बुरका और उसकी जो खुशबू है वो आने लगी, तो ऐसा लग रहा था तो कि उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से, कि खीरे की जो रस है उसको चखने की कल्पना से ही प्लावित हो रहा था, खुश हो रहा था। मतलब उनके मुंह में पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं। अब नवाब साहब अपने आप को वो दिखा रहे हैं और वो रईसपन का एक तरह से दिखावा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो अब लोगों की नज़रों से बचने के लिए वो, क्योंकि खाली डिब्बे में आए थे बैठने के लिए, अब अपनी असलियत पर आ गए हैं कि कोई नवाबी शान नहीं है, अब वो भी आम आदमी ही है। नवाब साहब ने एक बार फिर हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए। फिर उन्होंने पूछा, लखनऊ का बालम खीरा है। उन्होंने खीरे की विशेषता भी बता दी कि लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ था। अब वो पनियाती फांकें मतलब नमक डालने के बाद खीरे में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो वो पनियाती फांकें इसलिए कहा गया है। तो उनके मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक पहले एक बार पूछने पर इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। अब उन्होंने आत्मसम्मान को ही अपने बनाए रखना उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब इस वक्त जो है उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है कि क्योंकि खीरे को सुपाच्य नहीं माना जाता, वो दुष्पाच्य होता है, पचने में काफ़ी समय लगाता है। तो कहते हैं कि थोड़ा सा मेरा लीवर भी कमज़ोर है, किबला शौक़ मरवाइए कि आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब नमक सतृष्ण आँखों से, सतृष्ण तृष्णा के साथ, मतलब वो खीरा खाना चाहते थे। उन्होंने खीरे की तरफ देखा। नमक मिर्च के संयोग से चमकती, नमक मिर्च डालने के बाद जो खीरे की फांकें जो चमक रही थी उनकी ओर उन्होंने देखा। सतृष्ण आँखों से वो उसे खाना चाहते थे, उनकी इच्छा थी खाने की। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खिड़की के बाहर देखकर मतलब लंबा श्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। अब उन्होंने खीरे की फांक को उठाया और अपने होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, फिर उन्होंने फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद से पलकें मूंद ली। अब खीरे खाने के ऐसा लग रहा था कि खीरा वो खाने ही वाले हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, और उन्होंने अपनी आँखें बंद। मुँह में पानी भर आए, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में से उतर गया। अब एकदम से खीरे को सूंघा तो उनके मुंह में पानी भर आया और उसको उन्होंने गले से नीचे उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब उन्होंने उस जो फांक काटी थी, उन्होंने नमक मिर्च बुरका था, उसको खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। अब हर एक फांक को उन्होंने अपने नाक के पास लेकर जाते और वासना से रसास्वादन कर उसके सूंघ कर ही उसका स्वाद लेकर उसे खिड़की से बाहर फेंकते गए।
नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। अब सब खीरे की सारी फाकों को इस तरह से उन्होंने बाहर फेंक दिया और फिर उन्होंने अपने तौलिए से हाथ और होंठ भी अपने पूछ लिए। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। अब गर्व से दिखा रहे थे कि देखो ये है तरीका रईसों का खाने का। मानो कह रहे हों यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका कि खीरे जैसी असाधारण वस्तु को वो खाते नहीं हैं, सूंघ कर ही पेट भर लेते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब ऐसा लग रहा था कि इतनी तैयारी और इतना सब करके अब वो थक गए हैं और लेट गए हैं। हमें तस्लीम में सिर खम लेना पड़ा। तस्लीम में मतलब उनके आगे एक तरह से सर झुका लेना पड़ा, उनके तारीफ़ में सर झुकाना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफ़ासत, नज़ाकत के इस तरह से इतना अच्छा तरीका है। नज़ाकत, नफ़ासत मतलब बहुत ख़ानदानी एक तरह से तहज़ीब। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। ज़रूर कहा जा सकता है मतलब सूक्ष्म, नफीस। नफीस मतलब बहुत बढ़िया तरीका एक तरह से, सूक्ष्म, बारीक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब बहुत जिसका एक तरह से ये कह सकते हैं अमूर्त रूप। एब्स्ट्रैक्ट तरीका जिसको बिना खाए ही उनका पेट भर गया, तो इस तरह से ज़रूर कहा जा सकता है। बहुत अच्छा तरीका एक तरह से। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? क्या इस तरीके से पेट भर सकता है? उदर मतलब पेट, पेट की तृप्ति मतलब पेट भर सकता है क्या इस तरीके से? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब उन्हें ऐसा एकदम से जब वो लेटे तो डकार भी आ गई, उनको डकार का भी शब्द सुनाई दिया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील नामुराद। अब वो कहते हैं कि खीरा तो बहुत लजीज होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील जो पचना सुपाच्य नहीं होता। शकील मतलब सुपाच्य नहीं होता। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदे पर मतलब लीवर पर जो है वो बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। अब उनकी ये बात सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी आँखें जो है वो खुल गई। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अब उनको नई कहानी के लेखक मिल चुके थे कि जो बिना खीरा खाए उसे सिर्फ सूंघ कर उसको डकार भी ले सकते हैं। तो इस तरह से खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने पर का डकार आ सकती है। मतलब उसकी सुगंध से केवल और स्वाद की कल्पना मात्र से ही क्या किसी का पेट भर सकता है? तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि बिना विचार के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती, बिना घटना, बिना विचार के कोई कहानी नहीं बन सकती। तो जो नए लेखक हैं वो कहानियाँ बना लेते हैं लेकिन वो कहानी नहीं बन पाती है। तो इस तरह से एक तरह से कि ये काल्पनिक तरीका है। जिस प्रकार बिना खाए पेट नहीं भर सकता, डकार नहीं आ सकती, उसी प्रकार बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के, केवल लेखक की इच्छा मात्र से कहानी नहीं बन सकती। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।